नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और राज्य में मुंबई की स्थिति बेहद खराब है। वहीं मुंबई में सोमवार को 53 पत्रकार भी कोरोना से संक्रमित पाए गए और इन सभी पत्रकारों को आइसोलेशन में रखा गया है। मुंबई नगर निगम ने इस बात की जानकारी दी। बीएमसी ने बताया कि मुंबई में 53 पत्रकार कोविड-19 जांच में पॉजिटिव पाए गए और एहतियात के तौर पर इन सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। फील्ड में काम कर रहे फोटोग्राफर्स, वीडियो जर्नलिस्ट और रिपोर्टर सहित फील्ड से रिपोर्टिंग करने वाले करीब 171 पत्रकारों के नमूने एकत्र किए गए थे और उनकी जांच की गई थी। पॉजिटिव पाए गए अधिकतर पत्रकारों में शुरू में कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई दिए थे। कोरोना वायरस को लेकर महाराष्ट्र में जिस तरह के हालात हैं, उससे देखकर लग रहा है कि वो भारत का वुहान ना बन जाए। राजधानी मुंबई की स्थिति सबसे ज्यादा बुरी है, तो उधर कोरोना का जमात कनेक्शन सामने आने के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई और सख्ती जारी है। हर जिले में जमातियों की तलाश की जा रही है और उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है और इसके साथ ही छिपे हुए जमातियों के खिलाफ भी कार्रवाई लगातार जारी है। प्रयागराज में छिपे हुए जमातियों और उन्हें छिपाने वाले प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि प्रयागराज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शाहिद और 16 विदेशी जमातियों समेत कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विदेशियों की गिरफ्तारी फॉरेनर्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में की गई है, जबकि प्रोफेसर शाहिद को जमातियों को चोरी छिपे शहर में शरण दिलाने के आरोप और महामारी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। तो वही अब हम बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र में एक साथ करीब 50 से भी ज्यादा जो पत्रकार बिरादरी के लोग हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एसेंशियल सर्विसेज की जहां बात की जा रही थी, तो ध्यान दिया जा रहा था सिर्फ और सिर्फ चिकित्सा कर्मी, सफाई कर्मी और पुलिस कर्मियों के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह रहे कि इनका योगदान नहीं है, सबसे ज्यादा योगदान ही इन्हीं का है। लेकिन कहीं ना कहीं इन एसेंशियल सर्विसेज में जो चौथे कर्मी थे, जो मीडिया कर्मी थे, उनको शायद नजरअंदाज कर दिया गया। उनकी जांच और उनकी सुरक्षा के ऊपर उनको कहीं संक्रमण ना हो जाए, उस पर लगभग हर राज्य ने लापरवाही बरती और शायद यही एक वजह है कि महाराष्ट्र में अब 50 से भी ज्यादा मीडिया कर्मी संक्रमित पाए गए हैं। और ये सिर्फ मीडिया कर्मियों का आंकड़ा है और इतने दिनों में न जाने वो मीडिया कर्मी किन किन लोगों से मिले होंगे, अपने घर गए होंगे और लगातार क्योंकि जो भी फील्ड में जो रिपोर्टर होते हैं, कैमरामैन होते हैं, वो सब अलग अलग जगह पे वो जाते हैं, खड़े होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और कहीं ना कहीं वो सरकारी ऑफिसेज में भी जाते होंगे। तो अब हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, हालांकि जांच की जा रही है, अब उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है जिनसे ये पत्रकार मिले थे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अब संक्रमण का खतरा और कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या महाराष्ट्र में बढ़ने के पूरे चांसेस यहां पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टेट हेड उत्तर प्रदेश से। चंद्रसेन जी, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में पत्रकारों का एक नंबर आ गया है, 50 से भी ज्यादा पत्रकार संक्रमित पाए गए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? जी उमंग, मुंबई में 13 मीडिया कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जी, और जिसमें अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं। देखिए, प्रिंट मीडिया के लिए तो स्पष्ट तौर पे है कि सरकारी विज्ञप्तियां और सब चीजें उनको डेस्क पे मिल जाती है, वो कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो रिपोर्टर है, उसको फील्ड में रहना पड़ता है, लोगों के बीच में जाना पड़ता है, खबर विश्वसनीयता बन नहीं रहा है इसलिए उसको विजुअल्स देखने पड़ता है, उसको बैकग्राउंड देखना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों की बाइट लेनी पड़ती है। तो ऐसे समय में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है जी। और अभी अभी जैसा टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद जगदाले ने बताया भी कि अभी जो रिपोर्ट मिली वो है जिनकी संख्या और भी बढ़ सकती है जी। उमंग, बिल्कुल चंद्रसेन जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर जो मीडिया कर्मी हैं, भले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, जो फील्ड रिपोर्टर्स हम जिनको कह सकते हैं, फील्ड रिपोर्टर्स हैं, वीडियो जर्नलिस्ट हैं, वो भाई फील्ड में वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो कई लोगों से वो मिले भी होंगे, कई लोगों के पास में भी खड़े हुए होंगे। और जो भी सरकारी दफ्तर है, चिकित्सालय के हों या फिर जो गवर्नमेंट के जो सरकारी दफ्तर से, वहां पे भी वो गए होंगे। तो जाहिर सी बात है अब कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा अब और ज्यादा हो गया है। जी बिल्कुल। और जैसे कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, पुलिस वालों के लिए तमाम तरह की सरकार ने घोषणाएं की है, उसी तरीके से पत्रकारों के लिए भी सोचना होगा। उत्तर प्रदेश में मान्यता समिति के अध्यक्ष ने आज मुख्यमंत्री योगी से एक पत्र भेजकर ये निवेदन किया है कि जो फील्ड में पत्रकार काम कर रहे हैं उनको लगभग 50 लाख रुपए का बीमा
उनको करा के देना चाहिए और उसकी अवधि कम से कम 1 साल तक होनी चाहिए, क्योंकि ये अभी एक लंबा समय है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात उमंग ये है कि जो पत्रकार हैं उनका और उनके परिवार जनों का कोरोना टेस्टिंग जरूर करवाना चाहिए, और ये एक इस तरह की भी कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि हम फील्ड में रहते हैं और अब तो संक्रमण का ये आलम है कि बिना खांसी बुखार और बिना किसी सिम्टम्स के भी जो टेस्ट पाए गए, कई टेस्ट में दिल्ली का एग्जाम्पल लीजिए, आप महाराष्ट्र का लीजिए, कि उसमें ये अब पता ही नहीं लगाया जैसे आपको खांसी नहीं है, आपको बुखार नहीं, उसके बावजूद भी आप संक्रमित है। तो ऐसे समय में जो 10 से 12 घंटे फील्ड में रिपोर्टर रहता है, कई लोगों से मिलता है, जब वो घर पहुंचता है तो घर के आसपास के लोग और ऑफिस के लोग भी संक्रमित होने का एक हमेशा रिस्क बना रहता है। तो इस ऐसे समय पे ये चाहिए कि वो उन पत्रकारों को चिन्हित किया जाए जो फील्ड में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के या प्रिंट मीडिया के, उनका और उनके परिवार वालों का कम से कम फौरी तौर पे तुरंत उनका एक इस तरह की टेस्ट कराने चाहिए। बिल्कुल चंद्रसेन जी, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि जब शुरुआत में एसेंशियल जब लॉकडाउन जब घोषित हुआ था, पहला लॉकडाउन जब घोषित हुआ था, तब एसेंशियल सर्विसेज की बात की गई थी और इन एसेंशियल सर्विसेज में सबसे ऊपर चिकित्सा कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी और मीडिया कर्मियों का भी नाम आया था। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ चिकित्सा कर्मी और पुलिस कर्मियों पर ज्यादा फोकस कर दिया गया? हालांकि सही है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे ज्यादा संपर्क में भी वो आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया कर्मियों को हाशिए पे धकेल दिया गया, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। हाँ बिल्कुल उमंग, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, जो चिकित्सा के क्षेत्र में है उनको डायरेक्ट रिस्क हमेशा वो रहता है, क्योंकि वो उन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव लोग पाए जाते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं और तमाम तरह के हालांकि प्रिकॉशंस लेते हैं। और जैसे अगर पुलिस की बात करें तो हर चौराहे पर पुलिस खड़े हैं, हालांकि वो मास्क लिए हुए हैं, सैनिटाइजर लिए हुए, लेकिन इतनी भारी संख्या में लोग सड़कों से निकलते हैं, उनको रोकना, उनसे बात करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि पत्रकारों के लिए भी इस तरह की सोच होनी चाहिए और उनके लिए भी जरूर कुछ ना कुछ इस तरीके इंतजाम किए जाने चाहिए, क्योंकि वो भी अपनी जान का रिस्क लेकर के और सही खबरें लोगों तक पहुंचे। देखिए, पाने की स्थिति क्या है कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उसके द्वारा जितने भी मैसेजेस जा रहे हैं उससे पाने की स्थिति बहुत है कि अल्प ज्ञान के कारण लोगों को जल्दी में ब्रेकिंग के चक्कर में लोगों को न्यूज फॉरवर्ड करना, उससे एक पैनिक की स्थिति होती है, लोग भ्रम की स्थिति में रहते हैं, उसमें संख्या निर्धारित नहीं होती है, अपने मन मर्जी के अनुसार लोग उसमें चीजें डाल देते हैं, वो ज्यादा पैनिक है। तो ऐसे समय में खबरों की पुष्टि करने के लिए फील्ड में उतरना होगा और वो रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि हम चौथे स्तंभ माने जाते हैं और हमारा ये फर्ज बनता है ऐसे समय में कि हम लोगों तक सही खबरें पहुंचाएं, हम लोगों तक सही सूचनाएं दें और स्थिति बिल्कुल पैनिक नहीं, इस बात से उनको अवगत कराएं। तो ऐसे समय में बहुत जरूरी है कि सरकार इस ओर भी ध्यान दे कि जो पत्रकार फील्ड में हैं उनके लिए कुछ ऐसे व्यवस्था जरूर की जानी चाहिए कि जिससे वो स्वयं सुरक्षित रहें, अपने ऑफिस के लोगों को सुरक्षित रखें, अपने घर और परिवार को सुरक्षित रखें। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा कि नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है और फील्ड में जो कोई भी लोग वहां पर मौजूद हैं, भले ही वो चिकित्सा कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो, सफाई कर्मी हो या फिर मीडिया कर्मी हो, सभी के ऊपर बराबर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि सभी लोग बराबर अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी फील्ड के हिसाब से कोरोना महामारी की इस जंग में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। चंद्रसेन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। राजधानी जयपुर से हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित जी भी जुड़ चुके हैं। रमेश जी, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में पत्रकारों का मामला सामने आया है कोरोना से संक्रमित होने का, क्या आपको लगता है कि राजस्थान में भी इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए अब बुनियादी और सावधानी भरे कदम उठाने होंगे? सही कह रहे हैं ओमन जी कि जब से कोरोना वायरस के कारण से जो है समस्याएं लोगों के सामने आई, खास करके जब सरकार का भी ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की तरफ ही गया, जैसे पुलिस कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, जिन्हें कि कोरोना वॉरियर्स के नाम से भी संबोधित किया गया, उसके साथ साथ जो मीडिया कर्मी भी है वह भी दिन और रात जो है अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए, हमारे ऊपर भी क्या है कि सामाजिक जिम्मेदारी ये होती है कि लोगों तक सही जानकारी, सूचना उपलब्ध करवाई जाए, ये हमारा दायित्व भी है और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोरोना वायरस के कारण या इसके जो विभिन्न पहलू है, चाहे इसके जो है साइंटिफिक जो तौर तरीके हो या बीमारी के लहजे से इसके जो लक्षण हो, क्या कहना ये लक्षण हो या इससे बचाव के जो तौर तरीके हैं, इनकी भी जानकारियां लोगों तक पहुंचाना वह मीडिया कर्मियों के माध्यम से ही होकर के आज जो लोग इतने जो जागरूक हुए हैं
वो उसी के कारण से हुए। दूसरा कि सरकारी गाइडलाइंस का जो है लोगों तक जो है जानकारी देना, यह भी मीडिया कर्मियों की ही जिम्मेदारी थी। तो कुल मिलाकर के इन सभी जो कोरोना वायरस से उपजे हालात से जो लड़ रहे हैं या भिड़ रहे हैं, वह उनमें जो है अपना मीडिया भी एक अहम रोल अदा कर रहा है। कोई इसको स्वीकार करे या न करे वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से भी ये इस तरह की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई जैसी कि अन्य वॉरियर्स के लिए जो सुविधाएं जो उपलब्ध की गई या उनके लिए जो प्रयास किए गए। तो कुल मिलाकर के कोरोना वायरस से जो जंग जो लड़ी जा रही है और इसका एक जंग का जो रूप दिया गया है, उसमें मीडिया कर्मी भी फ्रंट लाइन पर आकर के लोगों के बीच में रह करके अब ये मीडिया कर्मी है वह उन इलाकों में भी ज्यादा जा रहा है जहां के संक्रमित जो इलाके हैं वहां से जाकर के जो रिपोर्टिंग करता है। तो निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सभी की है कि वह इस वर्ग को भी साथ में लेकर के इसको जो सुविधाएं हैं, जो सहूलियत है वो उपलब्ध कराए, प्रोटेक्शन के तरीके। हालांकि इस पूरे इस एपिसोड में जो है मीडिया कर्मी अपने खुद के बलबूते पर बचाव के रास्ते अपनाता हुआ काम कर रहा है। सुबह से लेकर के शाम तक ना कोई इनके जो है सोने की, खाने पीने की या कुछ ही तरह जहाँ पे भी जानकारी मिलती है, सूचना मिलती है, वो तुरंत वहां पर पहुंच करके अपनी जो है रिपोर्टिंग करते हैं, जो भी करना और लोगों तक वो पहुंचाते हैं कि किस तरह से कोरोना वायरस ने जो है पूरे समाज को, पूरी दुनिया को, पूरे देश को जो है प्रभावित किया। तो उसकी जो छोटी से छोटी भी जानकारी और जो विभिन्न पहलू है वो किस तरह से लोगों तक सामने आए, क्या मीडिया के साथ ही हो सकता है, मीडिया के अलावा नहीं किया जा सकता, न जानकारी आ सकती है। लिहाजा शासन और सरकार और प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से जो अन्य जो पुलिसकर्मी हो या स्वास्थ्य कर्मी हो वो इस जंग में फ्रंट लाइन पर आकर के काम कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से मीडिया कर्मी भी फ्रंट लाइन पर आकर के काम कर रहे हैं। तो उनको भी उसी तरह की जो सुविधाएं उपलब्ध की जाए ताकि वह एक हेल्दी वातावरण में और एक अच्छे वातावरण में और ज्यादा अपनी जो है प्रमुख भूमिका निभाए। हालांकि जो मुंबई का मामला, मुंबई से पहले मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की कोई घटना हुई थी जिसमें सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी उभर करके सामने आई। तो कुल मिलाकर के ये एक रिस्क का मामला है और मीडिया कर्मी उस सीमा से आगे बढ़ करके काम करता है। तो कहीं न कहीं जो है यह सभी का भी एक दायित्व बन जाता है कि इनको भी प्रोटेक्ट करते हुए, इनको भी वह सहूलियतें उपलब्ध करवाते हुए काम में लिया जाए ताकि कि लोगों तक सही जानकारी, पुख्ता जानकारी उपलब्ध हो। और जहां तक जो मुंबई का जो मामला है, मुंबई में जो पत्रकारों का जो कोरोना वायरस से संक्रमित होने का जो मामला सामने आया है वह निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। बिल्कुल पुरेश जी, आपने सही कहा, निश्चित रूप से चिंता का विषय और चिंता की भी जानी चाहिए क्योंकि पत्रकार भी लगातार फील्ड में है और वो जरूरी खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं, सरकार तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं कि फील्ड में रिपोर्टिंग करते समय जमीनी हकीकत क्या है, ये सारी जिम्मेदारी मीडिया कर्मी निभा रहे हैं। तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ सुविधाएं देना आवश्यक है, उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है जितने बाकी एसेंशियल सर्विसेज का। पुरेश जी आप हमारे साथ बने रहिए, चंद्रसेन जी आप भी हमारे साथ बने रहिए। विकास मिश्र प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन से, चर्चा करेंगे लेकिन इस वक्त बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज में भी जो एकाएक कोरोना विस्फोट हुआ है और वो सारा का सारा जो कोरोना संक्रमित जो आंकड़ा है वो वापस से तबलीगी जमात से उसका कनेक्शन सिद्ध हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इसमें एक शिक्षाविद का भी नाम सामने आ रहा है। विकास मिश्र हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हैं। विकास, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले पर? जी उमंग, गिरफ्तार किए गए आरोपियों में इंडोनेशिया के 7, थाईलैंड के 9, केरल व पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति शामिल हैं।
जी। शाहगंज की मस्जिद और करेली के हीरा मस्जिद से जुड़े कई लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इन सभी को महबूबा गेस्ट हाउस समेत अन्य स्थानों पर क्वारंटाइन किया गया था। अब वहां अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाकर उन्हें पुलिस की गिरफ्त में होने की जानकारी दी गई है। ये दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज के तबलीगी जमात में विदेशी नागरिकों के साथ ही प्रोफेसर सहित अन्य कई शख्स शामिल हुए थे। थाईलैंड के 9 नागरिक के यहाँ आने पर पुलिस को खबर दी गई थी, लेकिन अब्दुल्ला मस्जिद व मुसाफिर खाना में ठहरने वाले इंडोनेशियाई नागरिकों के बारे में पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी। जी उमंग। जी बिल्कुल विकास, आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं ये सूचना ना देने की जो गलती लोग कर रहे हैं, इसी गलती की सजा भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व भुगत रहा है। जहां जहां पर भी इस तरह की लापरवाहियां की जा रही हैं, भले ही उसके पीछे उनका मकसद कुछ भी रहा हो, और इस मकसद को हम सीधे तौर पर खुद का नुकसान भी कह सकते हैं और आत्मघाती कदम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी आत्मघाती कदम की वजह से कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चंद्रसेन जी, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपसे मैं जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से तबलीगी जमात का जो एक विस्फोट निजामुद्दीन में हुआ था, उसके बाद से लगातार जो लोग भी तबलीगी जमात से जुड़े हैं, सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण की जो परसेंटेज है वो उन्हीं लोगों में पाई जा रही है, भले ही वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी रूप से जुड़े हो। और अब इसका जो नुकसान है, हमारी चर्चा भी हुई थी इस पर, इसका जो नुकसान है वो बाकी की हमारे जो मुसलमान बिरादरी है उनको उठाना पड़ रहा है। एक तो कोरोना इस समय पूरे विश्व में अपना कहर मचा रहा है, दूसरा इसके नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैक्सिमम परसेंटेज तबलीगी जमात या फिर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां से निकल रहे हैं। ऐसे में एक जमात के कारण संपूर्ण मुस्लिम बिरादरी को लेकर संशय एक उत्पन्न हो रहा है। जो मुस्लिम लोग जो काम धंधे से जिनका घर पलता था, पेट पलता था, जो मुस्लिम लोग सब्जी का ठेला या किसी भी प्रकार से एक छोटा सा अपना काम करके अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, अब उन लोगों के परिवारों के ऊपर संकट पैदा हो गया है सिर्फ और सिर्फ एक जमात के कारण। क्या कहेंगे चंद्रसेन जी? चंद्रसेन जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? मौलाना है जिन्होंने इस तरह के फतवे जारी किए, उन्होंने अपने अल्प ज्ञान के कारण ऐसी स्थिति पैदा की। अभी तक जब भी कोई सामान खरीदता था तो उसकी पहचान करना जरूरी नहीं था, ना कोई पूछता था। घर से बाहर निकलते थे, कुछ भी सामान हम आज की तारीख में ले लिया करते थे। लेकिन इन्होंने इतने वीडियो इनके वायरल हुए कि ये सब्जी पे थूक रहे हैं, ये फलों पे थूक रहे हैं। भारत देश में पहली बार ऐसा हुआ कि एक गाँव में एक बोर्ड लगाया गया, इसमें साफ साफ लिखा गया कि मुसलमानों का अंदर आना मना है। ये स्थिति किसने पैदा करी? ये इन्होंने खुद इन्होंने पैदा करी। समय समय पर इन लोगों ने अपने फतवे इस तरह के जारी किए, जिससे साफ साफ पता चलता है कि धर्म की आड़ में ये अपने अल्प ज्ञान के कारण, ये अपने संकुचित सोच के कारण अपने इरादे दूसरों पे थोप रहे हैं, जिसका नुकसान सीधे सीधे उस गरीब जनता की ओर जा रहा है, उन छोटे दुकानदारों पे पड़ रहा है, जिनको रोज रोजी रोटी के लिए दिन भर मेहनत करनी पड़ रही थी। आज अगर किसी को कुछ सब्जी खरीदनी या सामान खरीदना है, अभी एक उदाहरण आता है, मैं पढ़ रहा था इंटरनेट पे, उसमें उन्होंने महाराष्ट्र में कहा कि साहब आप सामान खरीदिए, उससे पहले आप उसका आधार कार्ड देखिए। तो ये स्थिति किसने पैदा करी कि आपको अपने देश के अंदर ही वो पहचान देनी पड़ रही है जरा सी सब्जी या किसी चीज को खरीदने के लिए? ये इन्होंने ही पैदा किया ना। और ये सिर्फ इनका उमंग, अपना इनका अल्प ज्ञान है। अगर इन्होंने ठीक से कुरान शरीफ भी पढ़ा होता तो उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि अल्लाह का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है, सख्ती का नहीं। साफ साफ ये लिखा गया है। और जो सबसे पवित्र माह है, माह रमजान, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि तरावीह होती है, जो जिस जमात को कहते हैं, जब ऐसे हालात होते हैं तो घर पे पढ़ी जानी चाहिए। उसमें भी एक चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि शारीरिक दूरी का नियम का ख्याल जरूर रखें। और उमंग, मैं आपको बताऊं कि एमयू में धर्मशास्त्र के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर रेहान अख्तर, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मोहम्मद साहब की पत्नी हजरत आयशा ने कहा कि रमजान में मस्जिद के अंदर अलग अलग स्थानों पे नमाज पढ़ी जा सकती है जी। तब मोहम्मद साहब ने हुक्म दिया कि मेरे लिए भी अलग से चटाई बिछा दो, और उन्होंने उस दौरान अलग अलग चटाई बिछा करके नमाज पढ़ी। आज के संदर्भ में देखें तो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए रमजान के घरों में अलग से तरावीह की जा सकती है जी। आपदा में भीड़ से तरावीह जरूरी नहीं मानी जानी चाहिए। ये स्पष्ट लिखा है, इनकी किताबों में लिखा हुआ है, इनके कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि अल्लाह का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है, सख्ती का नहीं। लेकिन इनको
इनको इन किताबों से इन कुरान शरीफ की बातें लोगों तक नहीं पहुंचानी है। इनको सिर्फ अपनी अहमियत दिखाने के लिए अपना अल्प ज्ञान थोपना है, संकुचित सोच थोपनी है और कोरोना जैसे बारूद के मुहाने पे बैठा दिया गया। अब इतने लंबे समय के बाद इन मौलानाओं को ये ध्यान आता है और बड़े बड़े मुस्लिम समुदाय के, जैसे अभी सलमान खान का लीजिए, सलमान खान ने कितने लंबे समय के बाद लोगों से अपील की आप सुधर जाइए नहीं तो सेना बुलानी पड़ेगी जी। और जो ये भाषा समझते हैं उमंग, वही भाषा से इनको समझाना चाहिए था। तभी इतने लंबे समय के बाद दूसरा ऑडियो जब मौलाना साद का आता है तो कहता है कि बाहर निकलना चाहिए, टेस्ट कराने चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जो डॉक्टर है, जो नर्स है, उनका सम्मान करना चाहिए, हमारी खिदमत के लिए है। तो जो इन्होंने इतना लंबा समय लगाया उससे देश किस मुहाने पे खड़ा है? बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि इतना लंबा समय जो मौलाना साद की आपने बात करी है, उन्होंने अपने एक दूसरा जो ऑडियो जारी किया वो अब समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस पर भी एक बात आप ये नोट कीजिए कि वो खुद तो लोगों को बोल रहे हैं कि आप बाहर निकलिए, जांच कराइए, कोरोना संक्रमण का काल चल रहा है, सरकार का सहयोग कीजिए, लेकिन खुद वो छुपे हुए बैठे हैं। अब कहां पर हैं, हमें उनके पीछे पुलिस लगानी पड़ रही है, ढूंढना पड़ रहा है। अगर वो खुद ही इतने ज्यादा जागरूक है तो वो खुद क्यों नहीं बाहर निकल के आते और क्यों नहीं इस चीज की जिम्मेदारी लेते कि उनकी वजह से ही, उनके द्वारा आयोजित किए गए जलसे की वजह से आज देश कोरोना संकट में इस मुहाने पर आ चुका है। और अभी भी उनका ऑडियो जारी होने के बाद भी चंद्रसेन जी बिल्कुल भी ये सिलसिला जो है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। इलाहाबाद की हम बात कर रहे हैं, प्रयागराज की हम बात कर रहे हैं और वहां पर अभी भी उसी विचारधारा के लोग छुपाने में लोगों को लगे हुए हैं और बेपड़े जिनको समझ में नहीं आता है उनको एक बार को हम समझ सकते हैं कि उनको समझा दिया गया, उनको बरगला दिया गया। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर, एक कॉलेज का लेक्चरर जिसने अपने जीवन काल में इतनी पढ़ाई करी होगी और पॉलिटिकल साइंस का वो लेक्चरर है चंद्रसेन जी, ऐसे लोग इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। अब आम आदमी किससे क्या अपेक्षा रखे? जो आम मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, जो 2 रोटी अपनी कमाने के लिए सड़क पर निकलता था, फल सब्जी का ठेला लगाता था या और किसी प्रकार के छोटे काम धंधे करता था, इन लोगों की वजह से, इन पढ़े लिखे लोगों की वजह से उस आम आदमी का जो रोजी रोटी कमाने का जो साधन है, उसके परिवार में जो 2 वक्त की रोटी आती थी, उस पर संकट आ गया है। बिल्कुल उमंग, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सीधा साधा असर उन लोगों पे पड़ता है जिनको रोजी रोटी के लिए रोज अपने घर से निकलना पड़ता है, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उनको सड़क पे आना पड़ता है। ये जिस मौलाना साहब की बात कर रहे हैं उनकी संपत्ति का आपको अंदाजा भी नहीं होगा, क्योंकि एक रिपोर्ट में देख रहा था जो फार्म हाउस उनका दिखाया गया है इतने बड़े क्षेत्र में था और जो फ्लीट्स ऑफ कार्स थी वहां पर, जो गाड़ियां जिस थी, मुझे लगता कि भारत या विदेश में ऐसी कौन सी गाड़ी होगी जो वहां पर ना खड़ी हो। और वो आदमी खुद को क्वारंटाइन किया उसने। पुलिस को तो उसने फिलहाल यही बताया कि मैंने क्वारंटाइन किया है। तो क्या आगे बढ़ के वो लोगों से नहीं कह सकता था कि आप क्वारंटाइन कीजिए, आप अस्पताल में जाइए, जो लोग कर रहे हैं आप उनका सहयोग करिए? देखिए, उपदेश देना बहुत आसान काम होता है, लेकिन उसमें अमल करना, सबसे पहले खुद अमल करना। मौलाना साहब को खुद सामने आना चाहिए था, अपना टेस्ट करवाना चाहिए था और लोगों को फिर अपील करते कि साहब मैं बाहर निकला हूं, आप मुजरिम हैं, आप मुजरिम तो नहीं, आप क्यों पुलिस से भाग रहे हैं? आपने हमेशा ये कहा कि कोई मैंने जुर्म नहीं किया, तो आप क्यों भाग रहे हैं? आप क्यों लुका छुपी का खेल कर रहे हैं? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश और दुनिया को? आपने ऐसा क्या जुर्म कर दिया? क्योंकि अगर आप आकर बाहर टेस्ट कराते तो लोगों के मैसेज आता कि भाई मौलाना साहब, क्योंकि देखिए धर्म में अनुयायी होते हैं जो बिल्कुल भेड़ चाल में चलते हैं, वो अपने मौलाना या गुरु का उसी तरीके से पालन करते हैं कि जैसे भेड़ करती है, आगे चल रही, सब पीछे धीमे धीमे उसके साथ में हो लेते हैं। तो क्या ये मैसेज मौलाना साहब को नहीं देना चाहिए था? बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा, इस प्रकार का मैसेज देना चाहिए था। और क्या पता उनका इस तरीके का मैसेज देने के बाद या उनके खुद के सामने आने के बाद इन नंबर्स पर, जो संक्रमण के जो नंबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कोई ना कोई कमी आ जाती। चंद्रसेन जी आप हमारे साथ बने रहिए, रमेश पुरोहित जी हमारे साथ बने हुए लगातार। रमेश जी, जिस प्रकार से अभी चंद्रसेन जी ने भी कहा कि एक बहुत बड़ी जो लापरवाही इस मौलाना साद और इन तबलीगी जमातियों ने जो मचा रखी है पूरे देश भर में, अभी भी जो सबसे ज्यादा नंबर्स जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्हीं लोगों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। प्रयागराज की यहाँ पर बात हो रही है, वहां पर पॉलिटिकल साइंस का एक लेक्चरर इन लोगों को छुपा कर बैठा हुआ था, हालांकि अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पूरे देश भर से इस तरह की खबरें आ रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे पुरोहित जी इस पर? एक बात में अगर मैं ये कहूँ कि हम रावण का पुतला हर साल जलाते हैं जी,
रावण का पुतला जलाने का मतलब यह होगा कि जो लोग नेगेटिव विचारधारा को साथ में रख करके काम करते हैं, वैचारिक रूप से अगर नकारात्मक सोच लेकर के काम करने वाले लोग होते हैं, उनके हालात और उनकी दशा और दिशा इसी तरह से ही होती है। जैसा कि मैं किसी व्यक्ति का नाम ले लूं, अगर लेना भी है तो कोई गुरेज नहीं है। जैसे साद नाम का जो व्यक्ति है, वो अपने आप को उस कौम का लीडर मानता है। लीडर वही होता है जो लीड करता है। आप इस बात को समझो पहले तो, कि लीडर वही होता है जो लीड करता है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करने वाला हो, चाहे धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में काम करने वाला हो, या स्पोर्ट्स में, किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला आगे बढ़कर के जब वो लीड करता है तो उसकी जिम्मेदारी सबसे पहली होती है कि वह अपने फॉलोवर्स को वही बातें बताए जो कि सकारात्मक और रचनात्मक होते हुए जीवन के उत्थान के लिए काम करे। ये सबसे बड़ी बात है। और जब कोरोना वायरस से उपजे हालात के संदर्भ में अगर मैं चर्चा करूं तो वो किसी रावण से कम नहीं है। रावण भी बुद्धिमान था, ज्ञानवान था, बलशाली था, सब कुछ था, लेकिन उसके वैचारिक नकारात्मकता के कारण से पूरी जो राक्षस जो जाति हुई उसका विध्वंस हुआ था। अब आप उस व्यक्ति के बारे में, जो कि एक प्रोफेसर है, पीएचडी किया हुआ है, वह भी अपने आप को क्यों छुपा के रखा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीएचडी करने वाले व्यक्ति को हम लोग ये मानते हैं कि वह अन्य जो लोग हैं उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसका एक कोई रुतबा है, समाज में उसकी बात को लोग मानते होंगे, उस वर्ग के लोग मानते होंगे। वही व्यक्ति जब नेगेटिव अप्रोच के साथ में अगर काम करता है तो कोरोना वायरस से उपजे हालात में उसकी भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये ऐसे जो लोग जो अपने आप को छुपा के क्यों रख रहे हो भाई? किस बात का डर है तुम लोगों को? अगर बीमार है तो उसका इलाज है, बीमारी का इलाज आपके सामने है, लेकिन आप उस बीमारी को जितना छिपाते रहोगे वह विकराल रूप महामारी के रूप में आता रहेगा। ये हमने हजारों सालों के इतिहास में देखा है। चाहे वैचारिक रूप से भी अगर कोई एक विचार है, उसको आप जितना दबा के रखोगे और सामने नहीं आओगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक नहीं होगा, तब तक वह जो बीमारी आगे जाकर के बहुत बड़ा जो है घातक परिणाम देने वाली सिद्ध होती है। हमने वैचारिक रूप से यही देखा, हिंदुस्तान का इतिहास इस बात का गवाह है। तो ये जो लोग हैं इस तरह के, आज भी बेही ताकतें, बेही शक्तियां सक्रिय है, जो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसका उनको भान नहीं है। अगर भान है तो वह व्यक्ति जो उसको लीड करने वाला था खुद तो क्वारंटाइन में बैठा है और अपने जो फॉलोवर्स है उनको जो है भेज दिया लोगों के बीच में। बिल्कुल पुरेश जी, आपने सही कहा। और ये इस तरीके का मामला पहली बार ऐसा नहीं आया जब कोई लीडर है वो खुद तो अपने ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहा है और उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो लोग उनको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अंधभक्त की तरह जो उनको फॉलो कर रहे हैं लगातार, जैसा उन्होंने कह दिया वैसा वर्ड टू वर्ड उस चीज को वो मान रहे हैं। वो लीडर तो पूरे ऐशो आराम के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ वो ऐश की जिंदगी काट रहा है, लेकिन अपने फॉलोअर्स को वो एक प्रकार से वो भड़का रहा है, बरगला रहा है। और ये पहले भी हम इस तरीके के कई मामले देख चुके हैं, भले ही वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी समाज के हो, ऐसे मामले लगातार हर 5 से 10 साल में आते हैं। लेकिन उसके बाद भी जनता जो है, हमारी देश की जो जनता है, और ऐसा उदाहरण किसी और देश में देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम परसेंटेज किसी और देश में होती है, लेकिन भारत देश में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। वो किसी भी धर्म के लोग हो, जो लीडर्स जिनका आपने नाम लिया है, बिल्कुल अंधभक्त की तरह उन्हें फॉलो करते चलते हैं बिना अपना दिमाग लगाए हुए कि भाई ये किस स्थिति में है और क्या ये लीडर या ये जो भी समाज सुधारक है, जो ये मौलाना है, जो ये धर्मगुरु है, क्या ये अपनी ही उन बातों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। इस चीज के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। पुरोहित जी, चंद्रसेन जी, और हमारे साथ आप बने रहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। अब आपको बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित हमारे साथ बने हुए, स्टेट हेड उत्तर प्रदेश चंद्रसेन वर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, मनीष मिश्रा विशेष संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए। चर्चा शुरू करने से पहले एक जरूरी अपडेट आपको बता दें कि रायबरेली से 33 पॉजिटिव मिलने की सूचना आ रही है और ये सभी लोग वो लोग हैं जब इस जिले में 2 पॉजिटिव पाए गए थे और इनके संपर्क में इन लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया था, लेकिन जब इनकी क्वारंटाइन अवधि समाप्त होने को आई है उस समय इनका दोबारा टेस्ट किया गया तो उसमें से फिर कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे इस खबर पर क्या कुछ अपडेट है इस समय तक? देखिए, रायबरेली में 33 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद में वहाँ काफी हड़कंप मचा हुआ है। सबसे बड़ी बात है, ये दरियापुर कृपालू जी महाराज आश्रम में इनको रखा गया था जी, और इन सबको क्वारंटाइन पीरियड में रखा गया था 14 दिन के लिए जी। जब इनकी रिपोर्ट 14 दिन के अंदर में भेजी गई टेस्ट के लिए तो इनके उसके बाद इनको छोड़ा जाना था, लेकिन इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से पूरे जिले में काफी एक तरह से कहें कि हड़कंप मच गया है और इन सबको जो है रोहनिया स्थित क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा जो इन सबको खाना पहुंचाने वाले लोग थे, आश्रम में जो सफाई करने वाले लोग थे, सबकी सूची तैयार की जा रही है ताकि उनकी भी जांच की जा सके। साथ में इतने बड़े मामले को प्रकाश में आने के बाद से लखनऊ की स्वास्थ्य की टीम रवाना हो गई है जो रायबरेली पहुंच गई है और जो सैंपल लेने का काम है वो शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल मनीष जी, आपने सही कहा और ये एक चिंता का भी विषय है कि जिन लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया था उन्हीं में से अब और पॉजिटिव आ गए हैं और इस वजह से जो उनके साथ में जो लोग थे, जैसे कि आपने बताया कि जो उनको खाना देते थे, जो वहां पर सफाई कर्मी जो आते थे, अब उन सब लोगों को टेस्ट करना है और अब जो आंकड़ा जो सामने आएगा वो भी अब देखने वाली बात होगी। चंद्रसेन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे तबलीगी जमात और इससे जुड़े कनेक्शन की वजह से जो कोरोना का संक्रमण बढ़ा है उसके ऊपर, और साथ ही साथ लीडर्स की हम बात कर रहे थे क्योंकि भारत देश का ताना बाना हमेशा से शुरुआत से ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी लीडर्स के आसपास ही घूमता हुआ नजर आता है, भले ही वो किसी भी प्रकार के लीडर्स हो। कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने देश की दिशा और दशा दोनों बदली है और कई ऐसे लीडर्स हैं जिनकी वजह से आज भारत देश दुनिया में अपना एक अलग मुकाम रखता है। लेकिन इन सब के बावजूद एक काला सच ये भी है कि इन्हीं जिन लीडर्स की वजह से आज हम इस जगह पर पहुंचे हैं, कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो हमारे देश को वापस पीछे धकेलने में लगे हुए हैं। ताजा उदाहरण मौलाना साद जैसे लोगों का है और इन जैसे और भी मौलानाओं का, धर्मगुरुओं का है जो इस प्रकार से हमारे देश को गर्त में डालने में लगे हुए हैं। क्या कहेंगे चंद्रसेन जी? बिल्कुल उमंग, देखिए बात एक साफ साफ समझनी होगी कि जो कोरोना बीमारी है, ये संक्रमण है जी, ये ऊंचा पैजामा या टोपी देख के नहीं आता है जी बिल्कुल। ये मुसलमान या हिंदू देख के नहीं आता है। ये एक ऐसा संक्रमण है जो किसी को भी अपने चपेटे में ले सकता है जी। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए और आप लक्ष्मण रेखा को पहचानिए और घर के अंदर रहिए। ऐसे में ये धर्म गुरुओं की दुकानें खुल जाती हैं, ये अपनी रोटियां सेकना शुरू कर देते हैं, ये अपना फतवा जारी करना शुरू कर देते हैं। ये कहते हैं कि साहब सैनिटाइजर का प्रयोग आप मत कीजिए क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है जी। ये कहते हैं कि अपने हाथों पे थूकिए, उसको मलिए क्योंकि उसमें अल्लाह के वो फरिश्ते होते हैं जी। ये कहते हैं कि अपने हाथों को पेशाब से धोइए साहब, उससे संक्रमण की स्थिति नहीं होती है। तो जब कोई धर्म गुरु या इस तरीके का मौलाना उन लोगों को ऐसा मैसेज देता है कि जो लोग उनके अनुयायी हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, तो क्या असर इन पे पड़ेगा? क्या आज इंटरनेट का जमाना है, हर आदमी टीवी देख रहा है, अखबार पढ़ रहा है, क्या इनको ये नहीं मालूम है कि दुनिया भर में 165 लाख से ज्यादा मौत हो गई है? क्या ये इस बात को नहीं जानते कि अमेरिका जैसा देश, विकसित देश जिसके पास सारे संसाधन है, 40,000 से ऊपर मौत हो गई है जी। लेकिन चंद्रसेन जी, सबसे बड़ा, माफ कीजिएगा चंद्रसेन जी आपको बीच में रोक रहा हूं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यहां पर यह देखा जा रहा है कि तबलीगी जमात के जो मौलाना है या उनके जैसे और भी जो लोग हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर साहब का नाम सामने आया है, ये इस बात को क्यों भूल जाते हैं जब पूरे विश्व में कोरोना संकट जब शुरू ही हुआ था तब इनके सबसे पवित्र जगह यानी कि मक्का मदीना तक से ऐलान हुआ था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वहां तक भी इस चीज की पाबंदी बता दी गई थी कि आपको पहले अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है,
उसके बाद भी न जाने ये किस और ये बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या इनके दिमाग में फितूर चल रहा है, समझ से बाहर की बात है। उमंग, मुझे लगता है कि इन लोगों ने कुरान शरीफ को ठीक से पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। ये बिल्कुल देखिए, अगर इन्होंने पढ़ा होता तो इनको ये मालूम होता कि मोहम्मद साहब ने भी अकेले में नमाज पढ़ी थी जी। और जो रमजान का महीना होता है बहुत पवित्र होता है इनके लिए, और कहते हैं कि रमजान की मस्जिदों में ईशा की नमाज के बाद तरावीह की जाती है, जिसमें आसपास के मोहल्ले के लोग शामिल होते हैं, हाफिज कुरान को याद किया जाता है। लेकिन इनको इस पर से समझना चाहिए कि जो आज के संदर्भ में देखें तो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए रमजान में घरों में अलग अलग तरावीह की जा सकती है, और घर में पढ़ने का भी मतलब यह है कि आप एक निश्चित शारीरिक दूरी का निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। इन्होंने अगर ठीक से कुरान पढ़ी होती तो इनको क्या नहीं मालूम था कि मोहम्मद साहब ने अकेले नमाज पढ़ी थी। उनकी पत्नी हजरत आयशा ने भी नमाज पढ़ी हुई थी, और साथ साथ स्पष्ट ये मैसेज दिया गया था कि आपदा के समय में अकेले में नमाज पढ़ी जा सकती है। क्या इनको ये मालूम है? इनको बिल्कुल भी नहीं मालूम है। ये बिल्कुल ये धर्म के नाम पे ढोंगी हैं, ये अल्प ज्ञान के लोग हैं, ये संकुचित लोग हैं, जो इनकी सत्ता बनी रहे, इनके आसपास लोगों का जमावड़ा बना रहे, इसलिए ये सही मैसेज कन्वे ही नहीं करते। तो आज की तारीख में जब पूरी दुनिया ने ये माना है कि हमें सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, तो ये थूक से हाथ साफ करेंगे। सही बात। जब पूरी दुनिया ने माना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे, जब इनके कुरान में लिखा है, इनके मोहम्मद साहब ने अकेले में नमाज पढ़ी थी, तब भी ये जमावड़ा लगाएंगे। आप पाकिस्तान का उदाहरण ले लीजिए उमंग, आप देखिए कि समाचार इस तरह के आ रहा है कि मस्जिदें खोलने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। ये जो रमजान का महीना होता है बहुत पवित्र होता है, और इसमें ठीक है जो तवारी होती है वो अपने आप में एक प्रेयर सामूहिक होती है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज का जो समय है उसमें आपको पता है कि आप अपने साथ साथ पूरे कौम को, पूरे कुनबे को निपटा देंगे। जबकि लखनऊ से, फिरंगी महल से मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि साहब ये वो समय है कि हम सबको कोरोना संक्रमण से बचने के लिए दुआ पढ़नी चाहिए, हमको अपने घर में दुआएं पढ़नी चाहिए। लेकिन ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, इनको इन चीजों से लेना देना नहीं है। इनको बिल्कुल चंद्रसेन जी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि तमाम जो इनके जो धर्म गुरु हैं, जो मौलाना है, वो जो समझते हैं, जो इस खतरे को समझते हैं, इस खतरे की भयावहता को जो समझते हैं, वो बार बार इस चीज की इल्तिजा कर रहे हैं, इस चीज का ऐलान कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कीजिए, देश के चिकित्सकों पर भरोसा कीजिए, देश के पुलिसकर्मियों पर भरोसा कीजिए, अब जिस भी राज्य में उस राज्य सरकार का आप भरोसा कीजिए। उसके बाद भी कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो इन सभी व्यवस्थाओं पर पानी फेरने में लगे हुए हैं। खैर पुरोहित जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से चंद्रसेन जी ने कहा कि पूरे देश भर में इस तरीके का माहौल जबरदस्ती बनाया जा रहा है, राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने और तमाम पुलिस के आला अधिकारियों ने साफ तौर पर निर्देश दे रखे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजर का यूज करने का, मास्क का यूज करने का। लेकिन उसके बाद भी जमीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो जो हॉट स्पॉट राजस्थान में बनाए गए हैं, और राजधानी जयपुर की ही अगर हम बात कर ले तो कल मुख्यमंत्री ने मॉडिफाइड लॉकडाउन की घोषणा की थी, और उसके बाद में लोगों ने, जनता ने, और जो ग्राउंड पे जो वहां पर प्रशासन जो इन चीजों पर नजर रखे हुए हैं, उन लोगों ने मुख्यमंत्री की इस बात को किस तरीके से लिया, उसका नतीजा आज हम सबके सामने है। क्या कहेंगे पुरोहित जी? जी उमंग सही कह रहा था। जो मॉडिफाइड जो लॉकडाउन की जो स्थिति जो अब चल रही है, धीरे धीरे जो है लोगों को आने जाने की सुविधा दी जा रही है, कामकाज करने का जो सुविधा दी जा रही है, लेकिन एक निश्चित जो नियम कानून या व्यवस्थाओं की प्रक्रियाओं के अंतर्गत ये ठीक है कि जीवन जो है गति में प्रगति की जब बात करते हैं तो एक कंटिन्यूटी का एक माहौल बनाने में ये सहायक सिद्ध होगा। लेकिन जहां पर भी इसका दुरुपयोग हो रहा है, जैसा कि कल भी देखने को मिला कि सब्जी मंडियों में भीड़ उमड़ पड़ी, तो ये जो लोग हैं वो जिन नियमों के और जिन हिदायतों की पालना नहीं कर रहे हैं, कहीं न कहीं वे लोग इसके लिए भी ज्यादा जिम्मेदार होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि ये इनके कारण से अगर इन कोरोना संक्रमण से संख्याओं में जो वृद्धि हुई तब फिर क्या होगा, स्थितियां अगर बेकाबू होने लगेगी तो। लेकिन सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ में काम कर रहे हैं। सारे जो लोग इसमें लगे हुए हैं, चाहे पुलिस हो और जो स्वास्थ्य कर्मी हो या मीडिया कर्मी हो, वो अपने अपने तरीके से इस
जटिल समस्या के समाधान के लिए और उसको नॉर्मलाइज करने में अपना पूरी ताकत लगा रहे हैं। बिल्कुल गुरेज जी, आपने सही कहा कि सभी लोग, जो भी लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं, जो आम जनता और इस बीमारी के बीच में एक मजबूत दीवार बन के खड़े हैं, वो सभी लोग सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और पूरे देश भर में आज भी मैक्सिमम लोग सरकार का, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या स्थानीय प्रशासन हो, उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो इस मजबूत दीवार में लगातार छेद करने में लगे हुए। तो अब जाहिर सी बात है कि अब सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। हालांकि सरकारें ध्यान दे रही हैं, लेकिन सख्ती अब और ज्यादा करनी पड़ेगी। फिलहाल समय इजाजत नहीं देता है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात यह होगी कि राजस्थान में ही नहीं बल्कि कई और राज्यों में भी मॉडिफाइड लॉकडाउन की घोषणा की गई। और इस मॉडिफाइड लॉकडाउन की वजह से जो परिस्थितियां जो बिगड़ रही हैं, उनके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग खुद ही हैं, क्योंकि हम सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। और अब ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी हम शुरुआत से हम कह रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, सरकार तक आप लोगों से अपील कर रही है कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जरूरत ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले। जरूरत के सामान आपके घर तक भी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। तो कृपया इस कोरोना महामारी के इस काल में आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा तो इस महामारी के और ज्यादा बढ़ने की संभावना हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि सरकार और प्रशासन हर जगह हर वक्त मौजूद नहीं रह सकता। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।